रेकी कर रहा हूँ, वो भी तो गलत नहीं हो सकता। विशाल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके मन में लाखों ख्याल आ रहे होते हैं। अगर ये बाबा सच बोल रहे हैं तो इसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा? बेटा, मैं तुम्हारी दुविधा को समझ सकता हूँ। किसी पर विश्वास करना इतना आसान नहीं होता। तुम्हारी नियति ने तुम्हें चुना है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम अभी यहाँ से जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले अपने परिवार के बारे में जरूर सोचना। बाबा, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन एक बार आपका साथ देने से पहले मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ अपने परिवार से मिल कर आओ, और कलश की बिल्कुल चिंता मत करना। वो मेरे गुरुजी के सानिध्य में पूरी तरह से सुरक्षित है। तुम जल्दी यहाँ वापस लौटना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाबा एक धागा लेते हैं जिसमें वो कुछ मंत्रों का जाप करते हैं। उस धागे को वो विशाल के हाथ में बांध देते हैं। ये तुम्हें उस पिशाचिनी से दूर रखेगा। इसमें बहुत शक्ति है। जब तक तुम वापस नहीं आ जाते तब तक वो तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकती। रास्ते में जाते जाते विशाल को अचानक से अपने परिवार की याद आती है। वो फोन निकालता है और अपनी माँ को फोन करता है। माँ, मैं जल्दी घर पहुँचने वाला हूँ। उसके बाद वो अपनी बहन को फोन करता है। हेलो छोटी, मैं कल घर पहुँचने वाला हूँ। जितना जल्दी हो सके तुम भी घर पहुँच जाओ। इधर विशाल अपने घर पहुंचकर सीधा अपनी गाड़ी उठाता है और अपने माँ बाप के घर के लिए निकल जाता है। करीबन 6 से 7 घंटे ड्राइव करने के बाद वो अपने परिवार के पास पहुंचता है। घर पहुंचकर वो अपने माँ बाप को देखते ही उनसे बात करना शुरू कर देता है, लेकिन वो उन्हें इस पूरी कहानी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो बस अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए मुझे 1 महीने के लिए विदेश जाना होगा, इसीलिए मैं आप सब से मिलने के लिए आया हूँ। विदेश की बात सुनकर विशाल का पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। उस दिन विशाल अपने से बहुत सारी बात करता है, और रात को जब विशाल अपने कमरे में सोने के लिए पहुंचता है तब उसके कमरे में वही खुशबू फैल जाती है जो मृगनयनी के आने से फैलती थी। उसने आंख खोली तो देखा कि उसके सामने ही मृगनयनी खड़ी हुई थी। वो उसको देखकर मुस्कुरा रही थी। क्यों विशाल बाबू, तुम तो मुझे भूल ही गए और मुझे दिया हुआ वचन भी भूल गए। मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल चुका है। मैंने सब देख लिया है। तुमने धोखे से मुझे अपनी बातों में फंसाकर मुझसे वचन लिया। मैं तुम्हारा असली रूप देख चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। तुम्हें क्या लगता है मेरा वचन इतनी आसानी से टूट जाएगा? तुमने जब शमशान में प्रक्रिया की थी तभी तुमने अपनी आत्मा को मुझे समर्पित कर दिया था, और अगर तुम मेरा साथ देते तो तुम्हें इस दुनिया का हर सुख मिलता, लेकिन अब तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। एक बार मुझे मेरी शक्तियां अर्जित करने दो, फिर देखो मैं तुम्हारे जीवन को कैसे नर्क बनाती हूँ। लेकिन क्योंकि तुमने मेरी सहायता की थी इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। तुम्हारे पास अभी भी समय है अपने जीवन को बचाने का और उसे सुंदर बनाने का। मैं अभी भी तुम्हें सभी सुख ला कर दूंगी, बस तुम मुझे मेरी शक्तियां अर्जित करने में सहायता करो। तुमने मुझे अधूरा सच बताकर मुझसे वचन लिया। तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार दो, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। विशाल की बात सुनकर मृगनयनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और फिर वो आती है अपने असली रूप में। उस रूप में जिस रूप में विशाल ने उसको उस फोटो के अंदर देखा था। उसको देखते ही विशाल की रूह कांप उठती है। वो विशाल को डराती है, लेकिन विशाल ने भी पूरी हिम्मत बांध रखी थी। वो चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ उसको देख रहा था, और सुबह 4 बजे एकदम से वो वहां से गायब हो गई। उसके बाद कहीं जाकर विशाल चैन से सो पाया, और वो सोया ही था कि तभी थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें खुलती हैं एक आवाज से, उसकी माँ के रोने की आवाज से। वो उठकर सीधा अपने कमरे के बाहर निकलता है और देखता है कि बाहर उसकी माँ बैठे बैठे रो रही है, और साथ ही में उसके पिताजी खड़े हुए थे। बेटा, जिस बस में तेरी बहन आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है। सबको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जल्दी हॉस्पिटल चलो। वो फटाफट से अस्पताल पहुंचता है, जहां पहुंचकर विशाल अपनी बहन को खोजना शुरू करता है, और तभी उसे उसकी बहन बिल्कुल सही हालत में मिलती है। उसको बस थोड़ी बहुत खरोच आई थी और कोई ज्यादा सीरियस चोट नहीं थी। वो देखते ही अपनी बहन को गले लगा लेता है, और जैसे ही वो उसको गले लगाता है
उसकी आंखों के सामने मृगनैनी खड़ी होती है, जो उसको देखकर मुस्कुरा रही होती है। आज तो मैंने इसे छोड़ दिया, लेकिन अगली बार शायद। इतना कहकर वो उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। विशाल समझ जाता है कि ये इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। विशाल अपनी बहन को घर पर लेकर आता है। घर पर आने के बाद उसकी बहन उससे पूछती है कि भैया, तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए मुझे 1 महीने के लिए बाहर जाना है। बस इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था, ताकि तुमसे मिल कर जाऊं। उसने अपनी छोटी बहन को भी कोई बात नहीं बताई। जाने से पहले उसने अपनी सेविंग्स, अपने अकाउंट्स की डिटेल्स सब कुछ अपनी सिस्टर के साथ शेयर की और उससे कहा, कभी भी जरूरत पड़े तो इसमें से सामान निकाल लेना। उसके बाद उसने पूरा दिन अपने परिवार के साथ गुजारा। उस रात भी वो वहीं पर रुका। उस रात मृगनैनी नहीं आई। सुबह वो उठा और उठकर चल पड़ा अपने मिशन पर। उसके बाद वो पहुंचा सीधा उस तांत्रिक के घर। उसके घर पर पहुंचते ही वो दोनों बाप बेटे उसी का इंतजार कर रहे थे। अब बताइए बाबा, हमें आगे क्या करना होगा? तांत्रिक ने अपने बेटे के साथ मिलकर पहले ही पूरी प्रक्रिया की तैयारी की हुई थी। बेटा, क्योंकि तुमने उसे शमशान में प्रक्रिया करके अंगूठी से बाहर निकाला था, तुम ही उसके द्वार हो और अब तुम ही वो इंसान हो या वो माध्यम हो जिससे हम उसे वापस अंगूठी में कैद कर सकते हैं। ये प्रक्रिया तुम्हें ही करनी होगी। प्रक्रिया? लेकिन मुझे तो कोई प्रक्रिया करनी नहीं आती। प्रक्रिया मैं करूंगा, लेकिन उस प्रक्रिया में तुम्हें मेरा पूरा साथ देना होगा। जी बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो उसको एक कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर एक हवन कुंड रखा हुआ था। सब कुछ सामग्री, जिस हवन कुंड के सामने एक कलश रखा हुआ होता है। ये कलश बिल्कुल वैसा ही कलश था जिस कलश को विशाल को ढूंढना था। उसको देखते ही विशाल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये वो कलश है। बाबा, ये कलश तो। हाँ बेटा, ये वही कलश है जिसमें उसकी शक्तियां बंधी हुई है। हमें इन्हीं शक्तियों के साथ उस प्रक्रिया को करना होगा, तभी हम उसे वापस अंगूठी में कैद कर सकते हैं। बेटा, ये एक बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के किसी भी हिस्से में तुम इस घेरे से बाहर मत निकलना। अगर तुम इससे बाहर निकल गए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विशाल चुपचाप वहाँ पर बैठा रहता है और वो बाबा अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। प्रक्रिया आधे से भी ज्यादा जब पूरी हो जाती है, तब वो बाबा विशाल से कहते हैं अपने हाथ बढ़ाते हुए कि बेटा, वो अंगूठी मुझको दे दो। जिसके बाद वो उस अंगूठी को बाबा के हाथ में रख देता है। हाथ में लेकर वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद वो उस अंगूठी को उतार कर उस कलश के पास ले जाकर उसके ऊपर रखने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से विशाल खड़ा होता है। वो पीछे की तरफ घूमता है और सीधा उस घेरे से बाहर निकलकर चला जाता है। वो बिना मुड़े बिना रुके बिल्कुल सीधा उनके घर से बाहर निकलता है और बस चलता ही जाता है तब तक जब तक वो अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंचता। वो अपनी गाड़ी उठाता है और जैसे उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी उसी दिशा में वो वापस से बाहर निकल जाता है और दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखता। वहाँ क्या हुआ क्या नहीं किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि विशाल को भी नहीं पता। वो वहाँ से सीधा अपने घर पहुँचता है, जिसके बाद वो अगले 1-1.25 महीने के लिए इंडिया से बाहर चला जाता है। 1 महीने के बाद वो वापस से अपने पेरेंटल हाउस लौटता है और अपनी सारी संपत्ति बेचकर वो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उस दिन के बाद से ही विशाल को जीवन में दोबारा कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसका जीवन काल भी बहुत लंबा नहीं था और जब विशाल की मृत्यु हुई थी उससे पहले उसने सारी कहानी अपने दोस्त को बताई थी। तो ये थी विशाल और मृगनैनी की एक कहानी। उसके बाद उन दोनों बाप बेटे का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। मृगनैनी के बारे में भी किसी को मालूम नहीं था। विशाल कहाँ है शायद ये भी कोई नहीं जानता। अगर आपको पता लगे तो मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि विशाल इसी दुनिया में है या फिर मृगनैनी उसको अपने साथ ले जा चुकी है।